हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। तो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स अच्छी चल रही होगी। आपकी तैयारी को और दोगुना करने के लिए हम आज की वीडियो में लेकर आए हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के अनसोल्ड पेपर 2025 के सेट नंबर 6, जिसका पेपर कोड है 347 KF। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इसका पार्ट 2 करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पार्ट 1 कराया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वहाँ से जाकर जरूर देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने अनसोल्ड पेपर 2025 के सेट नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 को कराया था, जिसका पेपर कोड था 347 KA, KB, KC, KD, KE। तो फ्रेंड्स, अगर आपने वो वीडियोस भी नहीं देखी तो मैंने उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहाँ से जाकर जरूर देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज की वीडियो में हम कौन कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, देखिए आज की वीडियो में कौन कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं। कल की वीडियो में हमने प्रश्न नंबर 2 के घ तक कर लिया था। तो आज की वीडियो में यानी कि पार्ट 2 में हम प्रश्न नंबर 3 के का पार्ट से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम प्रश्न नंबर 3 के का, ख, ग, घ और प्रश्न नंबर 4 के का, ख, ग, घ क्वेश्चन को करने वाले हैं। प्रश्न नंबर 3 के क्वेश्चंस जो है 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि 2-2 मार्क्स के पूछे गए थे। लेकिन प्रश्न नंबर 4 के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चार क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि 3-3 मार्क्स के पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें प्रश्न नंबर 3 का है क्वेश्चन, किस ताप पर ग्लूकोज का 5% W/V विलियन 7 वायुमंडल परासरण दाब उत्पन्न करता है, जहां पर R दिया गया है 0.0821 लीटर इंटू ATM प्रति केल्विन इंटू मोल। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली 2 मार्क्स का पूछा गया। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया प्रश्न नंबर 3 का खा पार्ट, फिनॉल बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखे। तो हमें यहाँ पर फिनॉल बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखना होगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है गा पार्ट का, एनिलिन का pKb मान मैथिल एमीन की तुलना में अधिक होता है, कारण बताइए। और इससे अगला क्वेश्चन है घ पार्ट का, टॉलरेंस परीक्षण पर टिप्पणी लिखिए। तो हमें यहाँ पर टॉलरेंस परीक्षण पर टिप्पणी लिखनी है। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 4 का पार्ट है, 0.1 m यूरिया तथा 0.1 m NaCl विलयन में किसका परासरण दाब अधिक होगा, कारण स्पष्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन है खा पाठ, रेडॉक्स विभव की व्याख्या कीजिए। और गा पाठ है, शून्य कोटि को उदाहरण द्वारा समझाइए। अगला है घा, निम्न धातु आयन में जलीय विलयन का रंग बताइए, Zn2+, Cu2+ और Cu+। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 3 का पार्ट है, किस ताप पर ग्लूकोज का 5% W/V विलियन 7 वायुमंडल परासरण दाब उत्पन्न करता है, जहां पर हमें R दिया गया है 0.0821 लीटर इंटू ATM प्रति केल्विन इंटू मोल। तो फ्रेंड्स, हमें इसका आंसर देना है। तो देखिए यहाँ पर लिखा ना 5% W/V विलियन 7 वायुमंडल परासरण दाब उत्पन्न करता है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5% W/V, ग्लूकोज के विलियन का अर्थ है ग्लूकोज के विलयन का अर्थ है कि 5 ग्राम ग्लूकोज 100 ml विलयन में उपस्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, आपने इस लाइन का मतलब तो समझ लिया ना, कि जैसे यहाँ पर लिखा था कि किस ताप पर ग्लूकोज का 5% W/V विलयन 7 वायुमंडल परासरण दाब उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर 5% W/V ग्लूकोज के विलयन का अर्थ है कि 5 ग्राम ग्लूकोज 100 ml विलयन में उपस्थित है। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या बताना है, यहाँ पर हमें T बताना है, यानी कि हमें यहाँ पर T ताप बताना है, टेम्परेचर बताना है। ठीक है, तो देखिए सूत्र होता है परासरण दाब का, सूत्र क्या होता है, पाई V = nRT, जहाँ पर n क्या है, n है हमारा विलय के मोलों की संख्या, और हम जानते हैं मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार के। तो हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई V = W/m इंटू में RT। ठीक है फ्रेंड्स, हम चाहे तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है T यानी कि टेम्परेचर। तो T बराबर हम कर देंगे पाई V/m में W इंटू R। ठीक है, अब हम जो मान रखेंगे वो मान रखेंगे इस सूत्र में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस सूत्र में हम मान रख देंगे ये। तो देखिए हमारे क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, अब जो दिया है हम वो लिख देते हैं। दिया है, क्या दिया है,
विलय का भार कितना दिया गया है, ये दिया गया है 5 ग्राम। और विलय के मोलों की संख्या कितनी दी गई है, सॉरी विलय का अणुभार, विलय विलय क्या है, विलय है ग्लूकोज, और ग्लूकोज का अणुभार कितना होता है 180 ग्राम प्रति मोल। और आप चाहे तो इसका निकाल भी सकते हैं, चलिए निकालते हैं। विलय होता है C6H12O6, इसका हम अणुभार निकालते हैं, अणुभार, ठीक है, अणुभार। तो देखिए C6H12O6 होता है ना, कार्बन का कितना होता है 12, 12 गुणा 6, हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है, 1 गुणा 12, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 गुणा 6, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 180 ग्राम प्रति मोल। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर V कितना दिया गया है, V दिया गया है 100 मिलीलीटर। किस में दिया गया है, हमें दिया गया है मिलीलीटर में। किस में दिया गया है, आयतन दिया गया है मिलीलीटर में। तो हम क्या करेंगे, इसको लीटर में चेंज करने के लिए हम इसको 1000 से भाग कर देंगे। तो जब हम इसको 1000 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 0.1 लीटर। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। और पाई यहाँ पर क्या दिया गया है, पाई दिया गया है 7 ATM, पाई की वैल्यू है 7 ATM, और आर की वैल्यू तो हमें दी गई है 0.0821 लीटर इंटू ATM प्रति केल्विन इंटू मॉल। अब हम इस समीकरण में, इस सूत्र में हम ये वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। तो T बराबर हो जाएगा 7 गुणा V कितना है 0.1 और M कितना है 180, अपॉन में W कितना है 5 और R कितना है, R है हमारा 0.0821। ठीक है फ्रेंड्स, जब ये इससे कटेगा, ये है 1 डिजिट से पहले पॉइंट और ये है 4 डिजिट से पहले पॉइंट, तो ये इससे कटेगा तो यहाँ पर 3 0 और आ जाएंगी। ठीक है, अब जब हम इसको इससे काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, ये जाएगा हमारा 3600 में। ठीक है, और जब हम इसको इससे काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, अब हम 7 की गुणा इसमें करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 25,230। ठीक है, अपॉन 821। अब जब हम इसको इससे भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये देखिए जब हम इसको इससे भाग करेंगे तो आ जाएगा हमारा 306.94 केल्विन। कितना आ जाएगा फ्रेंड, 306.94 केल्विन। लेकिन हम इसका जो आंसर है वो केल्विन में नहीं करके हम इसको डिग्री सेल्सियस में करेंगे कन्वर्ट। तो हमें क्या करना होगा, हमें जितना आया है 306.94 में से 273 को माइनस कर देंगे। 273 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा हमारा 33.94 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा निकल कर आ जाएगा। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर निकल कर आ गया है 33.94 डिग्री सेल्सियस। और आप चाहे तो इसका आंसर ये भी कर सकते हैं 306.94 केल्विन। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर सूत्र में बस मान रखा था, जो हमें मान दिए गए थे, और फिर हमने उसको काटा है तो आ गया 306.94 केल्विन। और आप चाहे तो इसको डिग्री सेल्सियस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए हमने यहाँ पर 273 माइनस कर दिया। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपका जो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगला देखिए, अगला है ख पार्ट। अगला ख पार्ट में हमसे पूछा गया फिनॉल बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो हमें यहाँ पर फिनॉल बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं क्लोरोबेंजीन द्वारा। तो हम यहाँ पर क्लोरोबेंजीन को जलीय क्षार के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होगा, फिनॉल प्राप्त होगा। तो हम यहाँ पर क्लोरोबेंजीन से फिनॉल कैसे प्राप्त करेंगे, हम यहाँ पर क्लोरोबेंजीन को जलीय क्षार के साथ गर्म करेंगे तो हमें हमारा फिनॉल प्राप्त हो जाएगा। क्लोरोबेंजीन क्या होता है फ्रेंड्स, क्लोरोबेंजीन होता है, देखिए बेंजीन, तो आ गई बेंजीन, बेंजीन के ऊपर क्या Cl, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। बेंजीन रिंग पर Cl को क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन को किसके साथ क्रिया कराएंगे, जलीय क्षार के साथ। तो NaOH के साथ हम क्रिया करा देंगे। NaOH क्या है, यहाँ पर क्षार है। अब देखिए कितने डिग्री सेल्सियस पर कराएंगे, तो 300 डिग्री सेल्सियस पर हम इसको गर्म करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा फिनॉल, यानी कि बेंजीन रिंग पर, ये हमारी बेंजीन रिंग पर OH, और क्या आ जाएगा, और आ जाएगा Na। देखिए ये OH चला जाएगा यहाँ पर और Na के पास आ जाएगा Cl, यानी कि सोडियम क्लोराइड, और ये आ जाएगा फिनॉल। तो फ्रेंड्स ये हमारी फिनॉल बनाने की रासायनिक समीकरण। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। और देखिए फ्रेंड्स, जब भी एग्जाम में आपसे
सिर्फ रासायनिक समीकरण पूछे ना तो आपको उसके नीचे नाम जरूर मेंशन करना है, क्योंकि तभी आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा ग, प्रश्न नंबर 3 का ग पार्ट। एनिलीन का पीकेबी मान मैथिल एमीन की तुलना में अधिक होता है, कारण बताइए। तो देखिए हमें बताना है कि एनिलीन का पीकेबी मान मैथिल एमीन की तुलना में अधिक होता है, तो हमें यहाँ पर कारण बताना है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं एनिलीन का पीकेबी मान मैथिल एमीन की तुलना में अधिक होता है क्योंकि एनिलीन मैथिल एमीन की तुलना में एक दुर्बल क्षार है। क्या है? एनिलीन का पीकेबी मान मैथिल एमीन की तुलना में अधिक होता है क्योंकि एनिलीन मैथिल एमीन की तुलना में एक दुर्बल क्षार है और पीकेबी मान किसी यौगिक की क्षारीयता की माप है। क्या है? ये जो पीकेबी मान होता है किसी यौगिक की क्षारीयता की माप है। और कम पीकेबी मान का मतलब प्रबल क्षार है और उच्च पीकेबी मान का मतलब दुर्बल क्षार है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात इसमें नोट करने वाली है कि जो पीकेबी मान किसी यौगिक की क्षारीयता की माप है। क्या है? पीकेबी का जो मान होता है वो किसी यौगिक की क्षारीयता की माप है और कम पीकेबी मान का मतलब प्रबल क्षार है और उच्च पीकेबी मान का मतलब दुर्बल क्षार होता है। चूंकि एनिलीन अनुनाद के कारण कमजोर क्षार है और मैथिल एमीन प्रेरणिक प्रभाव के कारण मजबूत क्षार है, इसलिए एनिलीन का पीकेबी मान मैथिल एमीन की तुलना में अधिक होता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि एनिलीन का पीकेबी मान मैथिल एमीन की तुलना में अधिक होता है क्योंकि एनिलीन क्या होता है? मैथिल एमीन की तुलना में एक दुर्बल क्षार है और पीकेबी मान किसी यौगिक की क्षारीयता की माप है। कम पीकेबी मान का मतलब प्रबल क्षार है और उच्च पीकेबी मान का मतलब दुर्बल क्षार है। चूंकि एनिलीन अनुनाद के कारण दुर्बल क्षार या कमजोर क्षार बोल सकते हैं और मैथिल एमीन प्रेरणिक प्रभाव के कारण मजबूत क्षार है, इसलिए एनिलीन का पीकेबी मान मैथिल एमीन की तुलना में अधिक होता है। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3 का घ पाठ। तो इसमें हमसे पूछा गया है टॉलन परीक्षण पर टिप्पणी लिखिए। तो हमें यहाँ पर क्या करना है? हमें यहाँ पर टॉलन परीक्षण पर टिप्पणी लिखनी है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर टॉलन अभिकर्मक के बारे में बताएंगे क्योंकि हमसे पूछा गया है टॉलन परीक्षण पर टिप्पणी लिखने के लिए हमसे बोला गया है। तो सबसे पहले हम बताएंगे टॉलन अभिकर्मक। तो टॉलन अभिकर्मक होता है AgNH3 ब्रैकेट 2 Ag ब्रैकेट Ag ब्रैकेट NH3 2 प्लस ऊपर आ जाएगा प्लस का चार्ज अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट विलयन। देखिए फ्रेंड्स आपको टॉलन अभिकर्मक पता होना इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि एक नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है और कई बार आपसे क्या होता है? कई बार आपसे MCQ में पूछ लिया जाता है टॉलन अभिकर्मक क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो टॉलन अभिकर्मक AgNH3 2 प्लस में अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट विलयन होता है। ठीक है। टॉलन परीक्षण एल्डिहाइड और कीटोन के बीच अंतर करने के लिए एक गुणात्मक परीक्षण है। क्या है? जो टॉलन परीक्षण है वो एल्डिहाइड और कीटोन के बीच अंतर करने के लिए गुणात्मक परीक्षण है। इस परीक्षण में एल्डिहाइड धनात्मक परिणाम देते हैं और रजत दर्पण बनाते हैं, जबकि कीटोन क्या होता है? कीटोन अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो टॉलन अभिकर्मक क्या होता है? टॉलन अभिकर्मक होता है अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट विलयन होता है और तो यह टॉलन अभिकर्मक का सूत्र। और टॉलन परीक्षण एल्डिहाइड और कीटोन के बीच अंतर करने के लिए गुणात्मक परीक्षण देते हैं। इस परीक्षण में एल्डिहाइड धनात्मक परिणाम देते हैं और रजत दर्पण बनाते हैं, जबकि कीटोन अभिक्रिया नहीं करते हैं। अब देखिए बात करते हैं इसके उदाहरण की। उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण हम यहाँ पर लेंगे एसिटाल्डिहाइड CH3 CHO। ये क्या है? ये एसिटाल्डिहाइड यह है एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड का हम यहाँ पर क्या करेंगे? हम यहाँ पर टॉलन अभिकर्मक के साथ क्रिया करा देंगे और हम लेंगे टॉलन अभिकर्मक के यहाँ पर 2 अणु प्लस और किसके साथ क्रिया कराएंगे? और हम यहाँ पर हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करा देंगे। तो यहाँ पर क्या बनकर आ जाएगा? यहाँ पर हमारा बनकर आ जाएगा, ये देखिए CH3COO माइनस और क्या बनकर आ जाएगा? 2Ag, जिसको हम बोलते हैं रजत दर्पण। और देखिए फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है रजत दर्पण। रजत दर्पण हो गया, टॉलन अभिकर्मक हो गया। ये ऐसे हैं जो कि बार बार हमसे पूछता ही है। ये टॉलन अभिकर्मक, ये देखिए कई बार हमसे टॉलन अभिकर्मक से रजत दर्पण कैसे प्राप्त होता है ये भी पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए टॉलन अभिकर्मक से हम रजत दर्पण कैसे बना सकते हैं। तो जब भी आए तो फिर आप ये वाली इक्वेशन लिख देना। अब देखिए और क्या प्राप्त होगा? और प्राप्त होगा 4NH3 यानी कि अमोनिया और हमारा जल बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है प्रश्न नंबर 4 का पार्ट है 0.1 m यूरिया तथा 0.1 m NaCl
विलयन में किसका परासरण दाब अधिक होगा, कारण स्पष्ट कीजिए। तो हमें यहाँ पर बताना है 0.1 m यूरिया और 0.1 m NaCl विलयन में किसका परासरण दाब अधिक होगा, हमें यहाँ पर कारण बताना है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 0.1 m NaCl विलयन का परासरण दाब 0.1 m यूरिया विलयन से अधिक होगा, क्योंकि NaCl आयनित होकर दो कण Na और Cl में बनाता है, जबकि यूरिया अविघटित रहता है और परासरण दाब एक अणुसंख्या गुणधर्म है और यह विलयन में मौजूद कणों की कुल संख्या पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर देखिए 0.1 m NaCl विलयन का परासरण दाब 0.1 m यूरिया विलयन से अधिक होगा, क्योंकि NaCl आयनित होकर दो कण Na+ और Cl- बनाता है, जबकि यूरिया अविघटित रहता है। परासरण दाब एक अणुसंख्या गुणधर्म है और यह विलयन में मौजूद कणों की कुल संख्या पर निर्भर करता है। तो देखिए, और इसके आगे हम लिखते हैं, मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा कि जो इसमें NaCl है वो आयनित होकर दो आयन में टूट जाता है, एक तो Na में टूट जाएगा और एक Cl में, और जबकि यूरिया क्या होता है, यूरिया नहीं टूटता है, यूरिया अविघटित रहता है, वो टूटता ही नहीं है। और परासरण दाब क्या होता है, परासरण दाब होता है एक अणुसंख्या गुणधर्म है। परासरण दाब जो है वो हमारा एक अणुसंख्या गुणधर्म है और ये विलयन में मौजूद कणों की कुल संख्या पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करेगा ये विलयन में मौजूद कणों की कुल संख्या पर निर्भर करता है। आगे हम लिखते हैं 0.1 m यूरिया, हमसे पूछा गया ना 0.1 m और 0.1 m NaCl, तो इसमें किसका परासरण दाब अधिक होगा, तो हमें कारण भी बताना है। तो देखिए यूरिया एक गैर विद्युत अपघट्य है, क्या है, यूरिया एक गैर वैद्युत अपघट्य है, इसलिए यह विलयन में नहीं टूटता है। इसका परासरण दाब 0.1 गुणा R गुणा T के समानुपाती होता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं यूरिया क्या होता है, यूरिया एक गैर वैद्युत अपघट्य है, इसलिए यह विलयन में नहीं टूटता है। इसका परासरण दाब 0.1 गुणा R गुणा T के समानुपाती होता है। (0.1 m NaCl, 0.1 m NaCl, NaCl एक आयनिक यौगिक है जो पानी में Na+ और Cl- आयनों में 0.1 m और 0.1 m में विघटित होता है। इससे कुल कणों की सांद्रता 0.1 m प्लस 0.1 m बराबर 0.2 m हो जाती है, जिसका अर्थ है कि इसका परासरण दाब 0.2 गुणा R गुणा T के समानुपाती होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपने देखा है कि 0.1 m यूरिया क्या है होता है, ये एक गैर वैद्युत अपघट्य है, इसलिए इस विलयन में नहीं टूटता है। और इसका परासरण दाब क्या होता है, 0.1 गुणा R गुणा T के समानुपाती होता है। जबकि 0.1 m NaCl क्या होता है, NaCl एक आयनिक यौगिक है जो पानी में Na+ और Cl- आयनों में टूट जाता है, और जब ये टूटता है तो 0.1 m और 0.1 m आयनों में विघटित हो जाता है। इससे कुल कणों की सांद्रता होती है 0.1 m प्लस 0.1 m, तो कितनी हो जाएगी, 0.2 m हो जाती है, जिसका अर्थ है कि इसका परासरण दाब 0.2 गुणा R गुणा T के समानुपाती होता है। अतः कणों की उच्च सांद्रता 0.2 m के कारण 0.1 m NaCl विलयन का परासरण दाब 0.1 m यूरिया विलयन से अधिक होता है। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको अब ये बिल्कुल डीपली में समझ में आ गया होगा और कारण भी समझ में आ गया होगा कि क्यों होता है क्यों नहीं होता। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 4 का ख पाठ, रेडॉक्स विभव की व्याख्या कीजिए। तो हमें यहाँ पर रेडॉक्स विभव की व्याख्या करनी है और ये क्वेश्चन हमसे डायरेक्टली 3 मार्क्स का पूछा गया है। और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन ऐसा है कि हमसे 2019, 2025, 2024, 2023 में कई बार पूछा गया है। चलिए अब हम इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। रेडॉक्स विभव, तो देखिए अब हम इस पर इसकी व्याख्या करते हैं। रेडॉक्स विभव, पहले हम ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे, फिर इसके आगे हम लिखते हैं किसी सेल में ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाएं होने पर धातु तथा विलयन में उपस्थित आयनों के मध्य स्थापित होने वाले साम्य में विभवांतर को रेडॉक्स विभव कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडॉक्स विभव, किसी सेल में ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाएं होने पर धातु तथा विलयन में उपस्थित आयनों के मध्य स्थापित होने वाले साम्य में विभवांतर को रेडॉक्स विभव कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, रेडॉक्स विभव क्या होता है, किसी सेल में ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं में होने पर धातु तथा विलयन में उपस्थित आयनों के मध्य स्थापित होने वाला साम्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है ना, उसको हम रेडॉक्स विभव कहते हैं। अब देखिए और बात करें जैसे रेडॉक्स अभिक्रिया की, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया वो होती है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होते हैं, दोनों साथ साथ होते हैं, यानी कि जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होते हैं, दोनों साथ साथ में होते हैं, तो वो होती है रेडॉक्स अभिक्रिया। तो हम यहाँ पे लिखते हैं किसी पदार्थ की रेडॉक्स अभिक्रिया, तो Mn प्लस प्लस n इलेक्ट्रॉन माइनस, तो ये क्या है, ये है ऑक्सीकृत रूप।
फिर उसके बाद क्या है, क्या बनाता है, M में अपचयित हो जाता है। तो ये क्या है, ये हमारा है ऑक्सीकृत रूप और ये हमारा अपचयित रूप। तो ये है रेडॉक्स अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन क्या हो जाता है, दोनों साथ साथ हो, तो वो होती है हमारी रेडॉक्स अभिक्रिया। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। उसके आगे हम लिखते हैं ताप। ताप T रेडॉक्स इलेक्ट्रोड के विभव E, पदार्थ के ऑक्सीकृत रूप की सांद्रता यानी कि ऑक्सीडेशन तथा अपचयित रूप की सांद्रता में निम्न संबंध होता है। क्या होता है, ताप T रेडॉक्स इलेक्ट्रोड के विभव E और पदार्थ के ऑक्सीकृत रूप की सांद्रता यानी कि ऑक्सीडेशन और अपचयित रूप की सांद्रता रिडक्शन में निम्न संबंध होता है। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा E0 माइनस 2.303 इंटू RT अपॉन में NF लोग बेस 10 अप रिडक्शन RED से हमने इसको प्रदर्शित करा है, रिडक्शन यानी कि अपचयन अपॉन ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण, ये इसका सूत्र होता है। और यहाँ पर E क्या है, E यहाँ पर E0 यहाँ पर मानक इलेक्ट्रोड विभव है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमसे अगला क्वेश्चन पूछा गया था प्रश्न नंबर 4 के ग पार्ट, शून्य कोटि की अभिक्रिया को उदाहरण द्वारा समझाइए। तो हमें यहाँ पर शून्य कोटि की अभिक्रिया को उदाहरण द्वारा समझाना है। तो हम यहाँ पर करते हैं, वह अभिक्रिया जिसकी दर या वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। हम यहाँ पर उदाहरण लिखते हैं, अमोनिया का प्लेटिनम की सतह पर वियोजन शून्य कोटि की अभिक्रिया है। क्या है, अमोनिया का प्लेटिनम की सतह पर वियोजन शून्य कोटि की अभिक्रिया है। तो हम यहाँ पर अभिक्रिया लिखते हैं 2NH3 इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा N2 + 3H2 और कितने ताप पर बनेगा, तो 1130 केल्विन पर, और किसकी उपस्थिति में बनेगा, तो PT उत्प्रेरक की उपस्थिति में बनेगा। PT यानी कि प्लेटिनम की उपस्थिति में बनेगा। और ये क्या होता है, ये होता है अभिकारक, और जो एरो की दूसरी तरफ होता है उसको बोलते हैं उत्पाद। तो देखिए हम इसके वेग बोल दीजिए, अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर निकालते हैं तो हो जाएगा K। अब देखिए शून्य कोटि की अभिक्रिया में हमसे क्या बोला गया था कि वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि अभिकारक की सांद्रता पर क्या होती है, निर्भर ही नहीं करती, एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो अभिकारक क्या है, NH3, तो इसकी सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पर अभिक्रिया का वेग हो जाएगा K ब्रैकेट में NH3, ये वाला ब्रैकेट होता है ये सांद्रता को दर्शाता है NH3। तो जब अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर ही नहीं करती तो इसकी पावर आ जाएगी 0। और देखिए जब किसी की भी पावर आ जाए 0, या तो x की पावर 0 आ जाए किसी की भी, तो आ जाएगा 1, यानी कि आ जाएगा यहाँ पर 1। तो k की गुणा 1 में करेंगे तो आ जाएगा 1। अब बात करें इसके मात्रक की। देखिए फ्रेंड्स, बोर्ड एग्जाम में इसका मात्रक भी बहुत पूछता है, 1 नंबर क्वेश्चन में हो गया या MCQ क्वेश्चन में हो गया, डायरेक्टली पूछा जाता है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर इंटू सेकेंड। देखिए मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4 का घ पार्ट। निम्नलिखित धातु आयन के जलीय विलयन का रंग बताइए। तो हमें यहाँ पर धातु आयन के जलीय विलयन का रंग बताना है। पहला है Zn2+, दूसरा है Cu2+ और तीसरा है Cu+। तो हमें क्या बताना है, हमें इन आयन के जलीय विलयन का रंग बताना है। तो सबसे पहले हम बता दें कि देखिए जो रंगहीन होता है, अगर जो रंग होता है वो रंगहीन होता है, तो यानी कि युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, युग्मित इलेक्ट्रॉन यानी कि युग्मित इलेक्ट्रॉन मतलब कि जैसे कि ये है, इसमें ये युग्मित इलेक्ट्रॉन हो तो क्या होगा, तो रंग क्या होगा, रंगहीन होगा। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो तो क्या हो जाएगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मतलब कि पेयर ना बन रहा हो, सिर्फ इसमें एक ही हो, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स इतना अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ये चाहे तो आप अपने कॉपी पे नोट डाउन करके भी लिख सकते हैं कि जो रंगहीन होता है उसमें क्या होता है, उसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, और जो रंगीन होता है उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया था ना, कॉपर प्लस, कॉपर 2+ और जिंक 2+। तो यहाँ पर देखिए कॉपर का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 29, तो हो जाएगा 29 Cu+। तो जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आ जाएगा आर्गन 3d10। ठीक है, वैसे तो देखिए 29 होता है, लेकिन यहाँ पर प्लस है ना, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक आयन अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दान कर देगा, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा आर्गन 3d10। अब जब हम इसको 3d कक्षक में भरेंगे तो क्या हो जाएगा, ये युग्मित हो जाएगा, यानी कि जब हम इसको भरेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये पूरे भर जाएंगे। अब देखिए इसी प्रकार देखिए 29 परमाणु क्रमांक है कॉपर का,
इसका है Cu2+। ठीक है, जब हम इसका करेंगे तो ये क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन दान कर देगा, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाएगा Ar3d9। जब हम इसको 3D कक्षक में भरेंगे तो आ जाएगा ये, यानी कि इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और जब इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या होगा, ये रंगीन होगा। इसी प्रकार देखिए जिंक का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 30, लेकिन यहाँ पर है 2+, तो यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन दान कर देगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाएगा आर्गन 3d10। ठीक है, जब हम देखिए यहाँ पर D10 है, जब हम इसको 3D कक्षक में भरेंगे तो ये भी पूरा भर जाएगा। तो यानी कि आगे हम लिखते हैं धातु आयनों के रंगीन होने या रंगहीन होने का कारण उनके D कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति है। क्या है, धातु आयनों के रंगीन होने या रंगहीन होने का कारण उनके D कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति है। इसके आगे हम लिखते हैं Zn2+ और Cu+ आयनों में D कक्षक पूरी तरह से भरे होते हैं। क्या होते हैं, Zn2+ और Cu+ आयनों में D कक्षक पूरी तरह से भरे होते हैं और पूर्ण रूप से भरे D कक्षक के कारण इलेक्ट्रॉनों के लिए DD संक्रमण संभव नहीं होता। फिर से देखिए, जो Zn2+ और Cu+ आयनों में D कक्षक पूरी तरह से भरे होते हैं और पूर्ण रूप से भरे D कक्षक के कारण इलेक्ट्रॉनों के लिए DD संक्रमण संभव नहीं होता, इसलिए ये रंगहीन दिखाई देते हैं। जबकि Cu2+ आयन आंशिक रूप से भरे होते हैं और इसमें DD संक्रमण संभव है, तो ये क्या होते हैं, ये रंगीन होते हैं और नीले रंग के दिखाई देते हैं। तो फ्रेंड्स आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम लिखते हैं, अतः Zn2+ और Cu+ रंगीन होते हैं जबकि Cu2+ रंगीन यानी नीले रंग के होते हैं। तो Zn2+ और Cu+ ये रंगहीन क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, यानी कि ये फुल भरे होते हैं, पूरे भरे होते हैं, पूर्ण भरे होते हैं। लेकिन Cu2+ आयन के होते हैं, ये आंशिक रूप से भरे होते हैं, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इसलिए ये रंगीन है और नीले रंग का होता है। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। और फ्रेंड्स देखिए, ये Zn2+, Cu2+ और Cu+, आप इनके जो रंग है ना, ये आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली MCQ क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि धातु आयन के जलीय विलयन का रंग बताइए, किसका नीला होगा, किसका हरा होगा। तो आप ये 3-4 ही आते हैं जो कि हर साल रिपीट होते हैं, तो आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना। और फ्रेंड्स एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करके जाना, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन काम करता है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, अगर आपको और किसी सब्जेक्ट का अनसोल्व पेपर सॉल्व कराना है तो आप कमेंट कर जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।